हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल के अपने इंग्लिश के सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो बनाएंगे। ये 9 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये पीडीएफ मुझे आरबी की वेबसाइट से मिला है। सारी मेहनत उनकी है, बस मैं पीडीएफ लेके वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये पीडीएफ उनके टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ उनके ऐप पे भी मिल जाएगी। साहब, और मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा उनके टेलीग्राम चैनल की, ताकि आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकें। इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन पता नहीं चलेंगे, जबकि पिछले वाले जो वीडियो थे उसमें आपको ऑप्शन डायरेक्ट पता चल जाते थे, तो इस वजह से ईज़ी हो जाता था। तो इस तरह से ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने ये वाला पीडीएफ ले लिया। तो चलिए हम पहले वीडियो के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये वीडियो मोस्टली बिगिनर्स के लिए है या इंटरमीडिएट लेवल वाले के लिए है। एडवांस वाले के लिए पेपर मोर और लेस ईजी भी है, और दूसरा द वे आई विल टीच वो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, उन्हें किसी हायर लेवल के टीचर से पढ़ना चाहिए। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं, जो कि जंबल्ड सेंटेंस के बारे में कह रहा है। देख सकते हैं आप। अब इसे हमें एक सीक्वेंस में लाना है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे सारे के सारे पहले ही शब्द अलग हैं। एक बार पढ़ के देखते हैं। दीज कैन टर्न, तो दीज से शुरुआत तो नहीं होगी, तो ए तो नहीं होगा। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस्ड टू स्टडी प्लेसेस, ये हो सकता है। दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन माउंटेन टॉप्स, देखिए ऑब्जर्वेटरी जो है वो माउंटेन टॉप से होंगी, रिलेटेड चीजें लग रही हैं, तो ये दोनों चीजें मैच सी कर रही है, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। इसको फॉलो करा के देखते हैं। तो ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेसेस या प्लेस, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। ठीक है, फिर डी पे आते हैं। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये भी ठीक सा लग रहा है। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो यही आपका ऑप्शन सही सा लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसने ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बताया, फिर उन्हें कहाँ रखा जाता है वो बताया, फिर ये बताया कि वहाँ पे टेलीस्कोप लगाए जाते हैं, और हमें पता है टेलीस्कोप भी घूमते हैं जिससे कि वो ट्रैक कर सके चीज़ों को। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है एक्टिव वॉइस में बदलने को इस सेंटेंस को। तो द सेंटेंस क्या है? द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। अस है तो वी के साथ शुरुआत होनी चाहिए, सभी में है, और यहाँ पे वॉज है, मैंने पास्ट टेंस की बात की जा रही है। हैज हैड तो है नहीं, तो ये तो हट जाएगा डायरेक्ट। तो वी प्रिपेयर्ड है, तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, जो कि कह रहा है आपको एंटोनिम बताओ शब्द स्कैरी का। तो स्कैरी मतलब होता है डरावना, जो आपको डरा दे या जिससे घबराहट हो। तो उसके लिए एक एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग हो जाएगा, मतलब जो आपको सांत्वना दे, कंफर्ट फील कराए। ब्राइट मतलब चमकदार होता है, ऑफुल मतलब बहुत ही बुरा, और प्रिस्टीन मतलब होता है क्लीन, या कहें आप प्योर। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले पे देख सकते हैं आप, एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इनक्यूजिटिव का। इनक्यूजिटिव मतलब वो होता है कि जो सारी जानकारी लेना चाहता हो, बहुत ही क्यूरियस हो उन चीज़ों को जानने के लिए। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड, मतलब जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रख रहा हो। ऑप्शन थर्ड। आइटमाइज मतलब चीज़ों को एक आइटम्स के फॉर्म में कैटेगराइज कर देना। इंट्रूसिव मतलब होता है कॉजिंग डिसरप्शन और अनोयंस, किसी तरह का मतलब किसी तरह की अनोयंस ला देना, अनवेलकम्ड होना, किसी तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो इंट्रूसिव हो जाएगा। और कॉम्प्रहेंसिव मतलब किसी चीज़ को आप थोरोली चीज़ों को देख लें और उसके सारे एलिमेंट्स को आप पढ़ लें, समझ लें, तो उसे हम कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें डिसइंटरेस्टेड करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसमें कह रहा है कि जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसको बदलो। यहाँ लिखा है डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, पढ़ के देखते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स of the consumers and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and services has rightly been identified as the first priority। देखिए यहाँ पे जो did not get their money's worth का क्या है? वर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे will not तो होगा नहीं, फ्यूचर टेंस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे has been आ रखा है, तो इसीलिए इसे तो आप काट दो। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ गेटिंग लिखा हुआ है, तो गेटिंग प्रेजेंट टेंस की भी बात नहीं हो रही, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेकंड ही बनेगा। तो ये हो जाएगा वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। वो वर भी आ रहा है क्योंकि बाकी दोनों तो ऑप्शन बैठ ही नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड के साथ आप जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था।
आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो लार्जी शब्द है उसका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट बताना है, माने सिनोनिम बताना है। अब सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ स्लोली का तो कोई काम है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और प्राइमरीली और चीफली का एक ही मतलब होता है। अब प्राइवेट मतलब मुख्यतः, मुख्यतः वाली भी बात नहीं, यहाँ पे हमें चीजें बढ़नी है, पोल्यूशन बढ़ रहा है उस चीज को बताना है, तो ये दोनों भी आपके ऑप्शन नहीं बन पाएंगे। तो जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन थर्ड ही बनेगा। पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो हाईली ये दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। इंक्रीज्ड हाईली या सो हाईली मतलब पोल्यूशन लेवल इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट अब हमारी जान ले रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द एबिडेंट का। एबिडेंट मतलब होता है समथिंग विच इज मोर इन अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो उसे हम एबिडेंट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स हो गया, मियाग्र हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है समथिंग विच इज एम्पल इन अमाउंट, एम्पल भी वही हो गया। और अगर आप देखिए बैरन मतलब होता है बंजर, और डिफिकल्ट मतलब कठिन। नेक्स्ट आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा है। ब्रेक अ लेग मतलब होता है किसी को गुड लक कहना। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, एग्जाम के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए जब आप किसी को गुड लक कहते हैं तो उसके लिए हम गो ब्रेक अ लेग कह के इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है आपसे शब्द ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज माने चीजों को व्यवस्थित करना। तो अरेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज हो जाएगा आपका करेक्ट सिनोनिम, और डी रेंज हो जाएगा आपका करेक्ट एंटोनिम या डिसऑर्डर, दोनों के दोनों एंटोनिम है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द एले का। तो सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे उसकी जो एंजाइटी वो बढ़ रही थी, तो उसे कम करने की बात हो रही है। तो हमारे पास शब्द होता है मिटिजेट या मॉलिफाई या पेसिफाई। ये सारे जो शब्द हैं ये किसी भी चीज को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब किसी की एंजाइटी हो, किसी का फियर हो, किसी का पेन हो। लेकिन एग्रेवेट मतलब चीजों को और बुरा करना या बढ़ाना, भड़काना। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, एग्रेवेट। नेक्स्ट फिर से पी क्यू आर एस आ गया, आपको इसे अरेंज करना है। तो अगर आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। मतलब इस चीज ने वो जो चोर होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, उन्हें अपना एक मौका दे दिया जिससे कि वो अपनी जो कला है उसका इस्तेमाल कर सके। ये तीन एक सीक्वेंस में बैठेगा, देखते हैं कहाँ पे बैठ रहा है ये। देखिए पी क्यू आर एस होना चाहिए साथ में, तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है क्यू आर एस, तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर होगा। तो आप पढ़ सकते हैं द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, मतलब जो सिटी बस थी वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड थी। एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। क्यों ओवर क्राउडेड थी? क्योंकि वो आखिरी थी, उसके बाद और कोई बस नहीं आनी थी, इसलिए सारे लोग भर गए उसके अंदर। उसके बाद एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई द स्किल, और इस कारण जो चोर होते हैं, बटुआ जो चुरा लेते हैं, उन लोगों को एक मौका मिल गया कि वो लोगों के पर्स चुरा सके। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे एरर पहचानने को कह रहे हैं सेंटेंस में, तो पढ़ते हैं। तो एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो देखिए लास्टली पार्ट तो सारा सही सही से लग रहा है, और पहली बार आप सोचेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। टू विटनेस द तो ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली, टू द दिल्ली भी नहीं होगा, तो ये भी ठीक है। मतलब गलती इसी में हो सकती है। अब गलती है क्या? देखिए एवरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एस लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है। एवरी जो है वो सिंगुलर नाउन या वर्ब के साथ फॉलो होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ना होके स्टूडेंट होगा। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको सिनोनिम बताने के लिए शब्द बर्सर्क का। BERSER के। बर्सर्क मतलब होता है कोई जो बहुत क्रेजी हो, या आप कहें वाइल्ड हो, या आउट ऑफ कंट्रोल। एमिनेम का एक गाना भी आया था इस नाम से, उसमें भी अगर आपने वो गाना भी कभी सुना हो तो उससे भी एक हिंट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वो पूरा क्रेजी एक्ट कर रहा है। इसी तरह ये जो शब्द डिमेंटेड है, इसका भी सेम मीनिंग होता है, क्रेजी, वाइल्ड या आउट ऑफ कंट्रोल।
या लूनेटिक, ये सारे शब्द उसके लिए चले जाएंगे। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, एब्सर्ड मतलब होता है समथिंग विच इज इलॉजिकल या अनरीजनेबल, और लेजी मतलब लथार्जिक या बहुत ही सुस्त। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे वन वर्ड पूछ रहा है, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब वो जो अच्छी या बुरी चीज में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्टोइक कहते हैं। समवन हु डज नॉट रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब बुरी और अच्छी समय दोनों ही जिसके लिए सेम सा हो, उसे हम स्टोइक कहते हैं। साइनिक मतलब होता है समवन हु इज मोटिवेटेड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब हमेशा जो अपने खुद के फायदे के बारे में सोचे, उसे हम सिनिक कह सकते हैं। फोबिक मतलब किसी न किसी तरह का डर, चाहे वो किसी भी चीज से हो, हाइट से हो, आप दूध से हो या फूल से हो, मतलब किसी भी तरह का फोबिया या डर। फोबिया माने डर होता है। और स्केप्टिक मतलब आप किसी चीज पे डिसाइड नहीं कर पा रहे सही है नहीं है, उसे हम स्केप्टिकल या स्केप्टिक कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद एक और सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, तो देखते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से या तो इसमें ए से शुरुआत है या तो ई से शुरुआत है, या ए ई सी है या ए डी ई है या ई सी डी है या ई डी सी है। तो पढ़ के देखते हैं, पहले ए से ही पकड़ लेते हैं। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, और उसके बाद ई इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ठीक है। फिर सी एंड इट कंटिन्यूज, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। इसके लिए फिर अब अगले में देखते हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद डी हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, फिर ई इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ये तो ठीक सा लग रहा है। ए डी के बाद बी सी है, तो ये भी लिख लेते हैं, ए डी और बी सी। अब बी सी को भी फॉलो कराते हैं, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, फिर उसके बाद थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, उसके बाद एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस। तो ये ठीक सा लग रहा है, इसीलिए इसी को हम फॉलो करा देंगे। तो क्या कहा है इसमें, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, मतलब एनिमल रिसर्च के इस्तेमाल हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट में थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, मतलब पूरे पास्ट सेंचुरी में ये जो एनिमल रिसर्च है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेज, और इसी की वजह से आज भी हम बहुत सारी इसकी डिजीजेस के बारे में समझ पाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ई के साथ हमें जाना भी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद क्या रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बट बिकॉज ऑफ लो सैलरी। तो कह रहा है राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। तो जो राजू की जॉब थी वो शुरू में तो बेकार सी लग रही थी, क्योंकि उसमें सैलरी भी कम थी, लेकिन बाद में वो उसके लिए अच्छी हो गई, क्योंकि उसे अनएम्प्लॉयमेंट से तो बचाए रखा। तो इसके लिए हमारे पास एक इडियम होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब शुरू में जो चीज़ बुरी लगती है वो बाद में समझ आता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही सही थी। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ग्रामेटिकल एरर फिर से पूछ रहा है। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड, अब देखिए विल हैड नहीं, विल के साथ हैव होगा। फ्यूचर परफेक्ट बताते तो विल हैव लिखते हैं, विल फ्यूचर हो गया और हैड पास्ट हो गया, दोनों साथ में नहीं जाते। तो आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत था, मतलब कह रही है कि वो अगले साल मैं इस टाइम तक ग्रेजुएट हो जाऊंगी और अपना एक फर्स्ट जॉब मार्केटिंग में शुरू भी कर दूंगी। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद अगला जो है वो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। अब इसमें कौन सी स्पेलिंग पूछ रहा है देख सकते हैं आप, डेफिनेटली जो है ये हर जगह गलत लिखा हुआ है, आपको सही वाली पहचानी है। तो ये स्पेलिंग होती है इसकी DEFINITELY। काफ़ी जहाँ भी आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे वहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग बताते हैं तो डेफिनेटली शब्द ज़रूर होता है उसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। इसी तरह यहाँ पे एक और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो अगर आप देखिए एलिगेशन माने किसी के ऊपर आरोप लगाना होता है, एलोकेशन मतलब रिसोर्सेज को बांटना, अबिस्मल माने इंटेंसली डीप या हॉरिबल। अब यहाँ पे एबिस्मल ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई होगा आई की जगह पे, ABYSMAL एबिस्मल होता है, मतलब वेरी डीप या हॉरिबल। और
एवर्जन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत होना, बहुत बुरा लगना, तो उस केस में हम एवर्जन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 कह रहा है आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है सेंटेंस को। तो सेंटेंस है द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। अब देखिए यहाँ मस्ट है, मस्ट आपके आंसर फिगर में भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें देखिए मस्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यू मस्ट डू द होमवर्क, देखिए यू शुड हैव, यहाँ पे हैव है ही नहीं, तो हैव कहाँ से गया, विल भी नहीं है फिर भी आ गया, डू भी नहीं था ये भी नहीं आ गया, तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते थे। अब हम चलते हैं पैसेज पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पैसेज में फ्रॉम द बिगिनिंग डैश द 18th सेंचुरी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना, ऑफ लगता है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आ जाएगा। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस, कवर क्या करेंगी, उनके खुद के फेस, तो यहाँ पे ये वाला देयर इस्तेमाल होगा, कवर्ड देयर फेसेस इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर, मतलब 18वीं शताब्दी में जो औरत होती थी यूरोप की, वो अपने जो फेस है उस पे पेंट या पाउडर से कवर कर लेती थी। दिस particular fashion was largely bought dash by the urgent need to disguise the ravages of smallpox, मतलब ये जो अर्ली फैशन था ये ब्रॉट डैश, ब्रॉट देखिए ब्रॉट के साथ कुछ शब्द होते हैं, उनके मतलब समझने जरूरी है। एक होता है ब्रॉट अराउंड, इसका मतलब होता है परसुएड टू अग्री ऑन पॉइंट। एक होता है ब्रॉट अबाउट, ये सब फ्रेजल वर्ब्स है। ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है कॉज समथिंग टू हैपन। और एक होता है ब्रॉट टू, इसका मतलब होता है किसी को कॉन्शियसनेस वापस रिगेन करने के लिए। तो ये कुछ शब्द हैं। तो अगर आप देखें और एक ब्रॉट, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रॉट के साथ टू है, ब्रॉट अराउंड है, ब्रॉट अबाउट है और ब्रॉट विद इन है। अच्छा ब्रॉट विद इन रह गया। ब्रॉट विद इन मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज को ले आना, मतलब एक लिमिटेड स्कोप में किसी चीज को लेके आने को हम ब्रॉट विद इन कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर भी मिल जाएगा सारे के सारे। तो अगर हम वापस आ जाए क्वेश्चन पे तो आप देख सकते हैं was largely brought, यहाँ पे brought about होगा क्योंकि किसी चीज को हैपन कराया गया, किसी चीज को लाया गया है ना। ये फैशन आया, क्यों आया, क्योंकि ये जो स्मॉल पॉक्स की जो समस्याएं हुई थी उस चीज को कवर करने के लिए, उसको डिस्गाइज करने के लिए आया। डिस्गाइज माने चीजों को अनक्लियर रखना, ऑब्सक्योर रखना। रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट देयर फेसेस, अब यहाँ पे डैश, यहाँ पे जगह विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड, स्मॉल पॉक्स की वजह से जो मुंह पे छोटे छोटे लाल लाल धब्बे आ जाते हैं, उस चीज को डिस्गाइज करने के लिए पाउडर और पेंट का इस्तेमाल करती थी। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट, तो कवर क्या होगा, कवर अप, कवर अप माने किसी चीज को छिपाना। ब्यूटी स्पॉट्स भी आ गए थे जैसे कि कवर अप कर पा रहे थे वो फेशियल डिफेक्ट्स को। तो ये था आपका लास्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मतलब बाकी हमारे पुराने वीडियो से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें आपको पहली बार में आंसर नहीं पता चल रहा था। ये पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिन्हें ये सारा पेपर खुद लगाना है बिना किसी हेल्प के, और खुद से अपने आप को एनालाइज करना है कि मेरे कितने आए। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो आरबी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएगा, और साथ ही साथ उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और आपकी सहूलियत के लिए मैं भी डाल दूंगा उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ ही साथ इस पीडीएफ का भी लिंक। तो उम्मीद करता हूँ ये नया वाला जो पीडीएफ है ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा पुराने वाले से, और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते चले जाएंगे। इस पूरे सेट को मेरी उम्मीद है कि मैं इस पूरे सेट को जल्द से जल्द खत्म कर दूं, ताकि आपके जो फोर्थ कमिंग मेंस के पेपर हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर हैं और बाकी जितने भी पेपर हैं जिसमें इंग्लिश आता है उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड जो कि जिसके लिए ये पेपर रेलिवेंट है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।